मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य का आविर्भाव, गद्य का विकास, इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे। कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राएं अपनी कॉपी निकाल लेंगे, अपने पास रख लेंगे, पेन रख लेंगे और मैं पढ़ाने के साथ साथ लिखाने का भी कार्य करूँगा, उसको भी नोट करते चलिएगा। जितना नोट कर लेंगे वो जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए नोट भी करते चलिएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी गद्य के विकास की। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। हिंदी गद्य का जो प्रथम विकास है उस सामान्य रूप से साधारण बोलचाल की भाषा से ही हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ आखिर, तो हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में नवजागरण में हुआ था, नवजागरण काल में हुआ था। उस समय कई कवियों ने, कई लेखकों ने अपने अपने तरीके से हिंदी गद्य के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य किया कि हिंदी गद्य का किस प्रकार से विकास हो सके, बढ़ाने का कार्य किया, प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। इसके विकास की अगर हम बात करें तो हिंदी गद्य के कुछ प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं वह हमें राजस्थानी और ब्रज भाषा के साहित्य से मिलते हैं। राजस्थानी गद्य का जो समय है वो 10वीं शताब्दी के आसपास का है और जो ब्रज भाषा का समय है वह 1400 के आसपास का है। ब्रज भाषा गद्य के कवियों में राजस्थानी और ब्रज भाषा के पट्टे, परवाने, टीकाएं, दान पात्र, इन सब के माध्यम से हमें इस भाषा का विकास देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करते हैं ब्रज भाषा के विकास की, ब्रज भाषा गद्य के विकास की कि इसका सूत्रपात कैसे हुआ। तो इसका सूत्रपात 14वीं शताब्दी के आसपास जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे उनके माध्यम से, जैसे नाभादास, विठलनाथ, गोकुलनाथ और बैकुंठ मणि और लल्लूलाल जैसे कवियों ने जो ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा, इन्हीं रचनाओं के माध्यम से हमें ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कैसे हुआ ये जानकारी मिलती है। छात्रों नोट कर लीजिएगा, एक तरफ कवि और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं। गोस्वामी विठलनाथ जी का जो ग्रंथ है श्रृंगार रस मंडल, श्रृंगार रस मंडल, गोकुलनाथ जी का 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये नोट कर लीजिएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इसके बाद एक नाम और नोट करिएगा, नाभादास जी का। नाभादास की रचना है अष्टयाम।
लल्लू लाल, इनकी रचना है माधव विलास। ब्रजभाषा गद्य के विकास में इन सभी कवियों का विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान रहा है। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य का विकास 10वीं शताब्दी के आसपास हेमचंद सूरी के द्वारा एक व्याकरण ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है शब्दानुशासन। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि आखिर हिंदी गद्य का विकास 10वीं शताब्दी के आसपास में कैसे हुआ था। इस व्याकरण ग्रंथ के अतिरिक्त जैसे कबीरदास की साखियाँ, कबीरदास की साखी, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, इनके माध्यम से भी हमें खड़ी बोली का विकास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम बात करते हैं कि खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रयोग कहाँ। तो छात्रों नोट कर लीजिएगा, खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रयोग अकबर के दरबारी कवि गंग के द्वारा एक रचना लिखी गई जिसका नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलता है। सामान्य रूप से खड़ी बोली के विकास को 19वीं शताब्दी से ही मानना चाहिए, लेकिन 19वीं शताब्दी से पहले ही यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। अब उसमें राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखित भाषा योग वशिष्ठ की रचना है, दौलत राम द्वारा लिखित पद्म पुराण है, मथुरानाथ शुक्ल के द्वारा लिखित पाचांग दर्शन है, और अगर हम बात करें मुंशी सदा सुखलाल के द्वारा लिखित सुख सागर, इंसाल्लाह खां के द्वारा लिखी रानी केतकी की कहानी, और लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया प्रेम सागर, और सदल मिश्र के द्वारा लिखा गया नासकेतोपाख्यान। ये ब्रजभाषा गद्य के विकास में, हिंदी गद्य के विकास में विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान देने वाले हैं। इनमें से जो 4 कवियों के नाम बताए गए हैं, मुंशी सदा सुखलाल, इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लू लाल, इन 4 कवियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष योगदान रहा है हिंदी गद्य के विकास को बढ़ाने में, हिंदी गद्य का विकास करने में, और हिंदी गद्य का प्रचार प्रसार करने में इन 4 कवियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।